बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्या रहा पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का हासिल। युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है। यूक्रेन में बोले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जंग नहीं है समाधान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ रूसी हमले वाली जगह जाकर वहां मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। रूस दौरे के 1.5 महीने बाद यूक्रेन आए थे भारत के प्रधानमंत्री। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। जानेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच किन मुद्दों पर हुई बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस की एक जेल में कैदियों ने गार्ड्स को बनाया बंधक। जेल में हिंसा के दौरान 3 मौतों की भी खबर। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक खुद को तथाकथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाके बता रहे हैं बंधक बनाने वाले कैदी। नेपाल में नदी में गिरी 40 भारतीयों को ले जा रही बस। लगभग 15 लोगों के मारे जाने की आशंका। पोखरा से काठमांडू जाते वक्त बस हुई हादसे की शिकार। भारत के त्रिपुरा से लेकर बांग्लादेश तक बाढ़ से हुए बेहाल। बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया अब तक 13 लोगों की मौत, 43 लाख लोग हुए प्रभावित। जलवायु परिवर्तन को बताया जा रहा है ऐसी आपदाओं के लिए जिम्मेदार। यूक्रेन दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव पहुंचे तो वो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उसी तरह गले मिले जैसे 1.5 महीने पहले उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की में एक बैठक हुई जिसमें दोनों देशों के संबंधों, व्यापार, रक्षा, दवा, कृषि और शिक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल थे। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच हुए इस दौरे के भारत और यूक्रेन दोनों के लिए क्या मायने हैं, देखिए कवर स्टोरी में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन पहुंचे तो ये साल 1992 के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा था। कीव पहुंचकर पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस जंग के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत हो। एक दिन पहले पोलैंड में उन्होंने कहा था कि जंग के मैदान में किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से बात करते हुए फिर ये बात दोहराई। ऐसे ही 2021 में ग्लासगो में मिले थे और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव हो रहा है। और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत चाहे तो पुतिन को उनकी जगह दिखा सकता है। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. And his place, you know where is his place. भारत की इसलिए आलोचना होती रही है कि उसने कभी यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना नहीं की। भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। जंग के दौरान रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए क्या मायने हैं, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता निक बीक। मुझे लगता है कि ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के काम आएगा। पश्चिमी सहयोगियों से मिल रही मदद के बीच वो दिखा सकते हैं कि ये ऐसे शख्स की यात्रा है जो दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक एशियाई महाशक्ति का नेता है। ज़ेलेंस्की कई बार समय पर समर्थन न मिलने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि उन्हें हर दिशा से समर्थन मिल रहा है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के पीछे 6 हफ्ते पहले की गई रूस यात्रा है। उस यात्रा को यूक्रेन में अच्छे से नहीं लिया गया क्योंकि मोदी को व्लादिमीर पुतिन के गले मिलते देखा गया, वो भी उस दिन जब रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन में 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे और राजधानी कीव में बच्चों का अस्पताल भी हमलों की चपेट में आया था। उस वक्त ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता को दुनिया के सबसे खूनी अपराधी के गले मिलता देख बड़ी निराशा हुई।
इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ यूक्रेन आए। यहाँ बैठकों के बाद ज़ेलेंस्की दिखा सकेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के नेताओं से उन्हें समर्थन मिल रहा है या वो उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन दोनों की यात्रा कर चुके हैं। क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि भारत इन दोनों देशों में शांति स्थापित करने में कोई भूमिका निभा सकता है? बता रही हैं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर भास्वती सरकार। भारत शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही सुलझेगा और इस तरीके से इसके नतीजा नहीं आने वाला है, ये लॉन्ग ड्रॉन होगा। धीरे धीरे जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये इनिशिएटिव्स दूसरे जगह से भी आ रहे हैं, जैसे कि एक तो चाइना ने खुद ही दिया था और एक अभी जो ग्लोबल पीस समिट हुआ स्विट्जरलैंड में वहाँ पे भी हुआ है। बट जो ग्लोबल पीस समिट स्विट्जरलैंड में हुआ था उसमें रूस भागीदारी नहीं लिया है। तो अब जो दो देशों में लड़ाई है, जब तक वो नहीं साथ में बैठेंगे तब तक कोई निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा, कोई और तो बैठ के ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोनों को लाने के लिए वहाँ पे मुझे लगता है भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, बिकॉज हमारा जो रिलेशन रहा है ये जो इन अ सेंस नॉन एक्यूजिटरी, माने हम एक्यूज नहीं कर रहे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिलहाल जो एक सिचुएशन है उससे हम कैसे निकल सकते हैं और उससे सभी निकलना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली भारत एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा सकता है गिवन द फैक्ट कि आप एक एक्सेप्टेड प्लेयर हो। इस बीच यूक्रेन और रूस में जंग जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन रूस की मदद करने के आरोप में लोगों पर मुकदमा चलाकर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ रहा है। रूस के हमले के बाद से अब तक 1800 लोगों को सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक करने से लेकर इंटरनेट पर रूसी हमले को जायज़ बताने जैसे मामलों में दुश्मन की मदद करने का दोषी ठहराया जा चुका है। देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। दुश्मनों की मदद करने वालों ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बीते साल रोजा गांव में 2 लोगों ने रूसियों को यूक्रेनी सैनिकों के अंतिम संस्कार के बारे में बता दिया था। फिर रूस ने मिसाइल से हमला किया और 59 लोग और मारे गए। 2022 में रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सांसदों ने दुश्मनों से मिलकर साजिश रचने को अपराध बना दिया ताकि दोबारा ऐसा ना हो। ये लीमैन है, कब्जे, आज़ादी और संघर्ष की मार झेलने वाला कस्बा। जब रूसी यहाँ आए थे, पेशे से इलेक्ट्रीशियन दिमित्रो ने कस्बे में बिजली बहाल करने का काम किया था। रूसियों ने कहा कि मुझे उनके लिए काम करना ही होगा। मुझे डर था कि वो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचा दें। जब 6 महीनों बाद लीमैन कस्बे को रूस से छुड़ाया गया, दिमित्रो को गिरफ्तार कर लिया गया। दिमित्रो ने रूसियों की मदद करने की बात मानी तो सजा के तौर पर इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी गई। इसी कस्बे में वोलोदिमीर को अकेले रहना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पत्नी तेत्याना जेल में है। वो इलाके की वॉलंटियर थीं और अधिकारियों से तालमेल बिठाया करती थीं। रूसी कब्जे के दौरान भी उन्होंने ये काम जारी रखा और बाद में यूक्रेनी कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुना दी। वोलोदिमीर मुझसे कहते हैं कि अगर वो कमजोर होते तो शायद रो पड़ते, मगर उनकी पत्नी किस हालत में है। हमें उनसे जेल जाकर मिलने की इजाजत मिल गई है, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। तेत्याना को दुश्मनों का साथ देने वालों के लिए बनाए गए अलग सेल में रखा गया है। वो कहती हैं वो तो बस जलावन वाली लकड़ी दिया करती थी, मगर अभियोजकों का कहना था कि उन्होंने रूसियों के यहाँ नौकरी कर ली थी। मेरा जुर्म क्या है? अपने लोगों के लिए लड़ना? मैंने रूसियों के लिए काम नहीं किया, मैंने सब झेला और अब जेल में हूँ। संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे कई आलोचक ऐसी कार्रवाई को लेकर फिक्रमंद है। इस कानून में समस्या है क्योंकि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की शर्तों के हिसाब से देखें तो कब्जा करने वाले जिस भी काम को जबरन करवाते हैं उसे भी ये अपराध मानता है। लेकिन इस कानून को बनाने वाले एक सांसद इस बात से सहमत नहीं है। मैं इस तरह के किसी भी बयान से पूरी तरह असहमत हूं कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें दबाव में काम करना पड़ता है, जो कहेंगे कि हमें जिंदा रहने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। देखिए, कानून एकदम साफ है कि दुश्मन की मदद करना तब अपराध है जब आप अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं, दबाव में आकर नहीं।
दुश्मन की मदद करने वालों के लिए लाए गए इस कानून को अहम माना जा रहा है ताकि यूक्रेन रूस के चंगुल से आजाद हो सके। बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो गया है। इसके आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपना नामांकन स्वीकार कर लिया। कमला ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगी कि चुनाव अच्छे से हों और सत्ता हस्तांतरण भी आसानी से हो जाए। देखिए बीबीसी संवाददाता एमा वार्डी की रिपोर्ट। Please welcome the Democratic nominee for president, Vice President of the United States of America, Kamala Harris. एक महीने पहले तक कई लोगों ने इस लम्हे के बारे में सोचा ही नहीं होगा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति अब देश का नेतृत्व करने की रेस में है। डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला सदस्यों को लगता है कि हैरिस इस बार पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास बना सकती हैं। I will be a president who unites us. मैं एक ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जो सबको हमारी महत्वाकांक्षाओं को लेकर एकजुट करेगी। एक ऐसी राष्ट्रपति जो नेतृत्व करेगी, आपकी सुनेगी, Who is realistic. जो यथार्थवादी, व्यवहारिक और समझदार है, जो हमेशा अमेरिकी लोगों के लिए लड़ती है। अदालत से लेकर व्हाइट हाउस तक ताउम्र मैंने यही काम किया है। और अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने ये कहा, In many ways, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स हैं जो कई चीजों को लेकर गंभीर नहीं दिखते, but the consequences लेकिन उनकी व्हाइट हाउस में वापसी के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। back in the White House are extremely serious. अमेरिका के सबसे बड़े विवादित मुद्दे एबॉर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रंप के शासन में महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण की कोशिशें की जाएगी। वो नेशनल एंटी अबॉर्शन कोऑर्डिनेटर तैयार करना चाहते हैं। वो राज्यों को गर्भपात की जानकारी देने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। सीधी बात कहूं तो उनका दिमाग खराब हो चुका है। Simply put, they are out of their minds. In just a few weeks. कुछ हफ्तों में ही कमला हैरिस तेजी से रफ्तार पकड़ती दिख रही हैं। अब वो लोगों से कह रही हैं कि उन्हें अपने भविष्य के तौर पर देखें और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी ना होने दें। And urge voters to prevent a return to Donald Trump's America of the past. उम्मीद की जा रही थी कि सिंगर बियॉन्से वहां मौजूद रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कई दूसरी हस्तियां उनके समर्थन में यहां जुटी। चुनावी पोल्स दिखाते हैं कि हैरिस रेस में बढ़त बनाती दिख रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और अवैध आप्रवासन जैसे मुद्दे ट्रंप के हक में काम कर सकते हैं। इस अधिवेशन का खुमार खत्म होने के बाद पता चलेगा कि एक नया दौर शुरू करने का उनका सपना पूरा होगा भी या नहीं। कमला हैरिस के इलेक्शन कैंपेन में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी अपना संदेश भेजने के लिए उन इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर रही है जिनके काफ़ी लॉयल फॉलोअर्स हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता आयोन वेल्स की रिपोर्ट। इन सम्मेलनों को मीडिया हमेशा से कवर करता आया है, लेकिन इस साल कुछ अलग है। कैसे हैं सब लोग? आज सम्मेलन का पहला दिन है। यहाँ एक स्पेशल बॉक्स है जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। ऐसे 200 से ज्यादा लोगों को प्रेस के पास दिए गए हैं। आइडिया ये है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे ये लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मौजूद उन लाखों लोगों के साथ साझा करें जिन्हें शायद अखबारों के जरिए खबरें नहीं मिल पाती। मैं कमला हैरिस को अपना नया राष्ट्रपति बनाने के लिए उत्साहित हूँ और इसी के बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ का नजारा मेरी उस ऑडियंस के लिए है जो मुझे न्यूज ऑफ द डे के बारे में बात करते हुए देखने की आदी है। उन्हें लोकतंत्र की एक तस्वीर दिखाती है। मेरे ज्यादातर फॉलोअर्स जेनजी से हैं, तो मैं यहाँ की जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुँचा रही हूँ। मैंने हर दिन नया आउटफिट पहना है। ये तीसरे दिन का आउटफिट है और ये अच्छा है कि वो लोग जो आमतौर पर राजनीति की बात नहीं करते उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। ये लोग स्पेशल लाउंज में जा सकते हैं और पार्टी की मदद से ये प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की रणनीति है, क्योंकि इन लोगों को पारंपरिक मीडिया प्रतिष्ठानों की तरह निष्पक्ष होने की जरूरत शायद ना हो। और अगर ये कमला हैरिस के समर्थन में अकाउंट चला रहे हैं तो इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि ये उम्मीदवारों से मुश्किल सवाल पूछेंगे और इसी वजह से इसे लेकर मीडिया में विवाद है। ज्यादातर लोगों को जानकारियाँ सोशल मीडिया के जरिए मिलती है, तो उसके लिए काम क्यों ना किया जाए? मैं कहूँगी कि डीएनसी की ओर से ये काफी समझदारी भरा फैसला था। हम इंटरनेट पर हैं और सोशल मीडिया पर भी। युवा लोगों के बीच समर्थन जुटाने से लेकर जानकारी साझा करने तक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स काफी अहम साबित होंगे।
कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम सोमवार रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।